नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी। माइक को चालू करना भूल गए थे और हमारे बच्चे जो बेटे हैं इन्होंने बताया भी नहीं था। ये केवल हंसने का काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, देखो छोटी मोटी तकनीकी समस्याएं आती रहती है, तो इनसे डरना भी नहीं चाहिए। जैसे कि अभी हमने लाइट करना भूल गए थे, लाइट भी जला देता हूँ। ठीक है ना। तो अपनी जो पिछली क्लास चल रही थी, लास्ट हमने उसको बंद किया था। आरोही और अवरोही क्रम में जितने भी राजस्थान के 4 भौतिक विभाग है, 4 प्रदेश है। एक तो मरुस्थल प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इनका आरोही और अवरोही क्रम देखा था, जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। इसके बाद में अब हम एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क वाले को बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, आगे हम चर्चा कर लेंगे उसके ऊपर। और शुष्क वाले को 2 भागों में बांटेंगे, एक तो बालू का स्तूप युक्त है और एक बालू का स्तूप मुक्त है, इसके बारे में। और अर्ध शुष्क में इन 4 बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, घग्गर, शेखावटी, नागौरी उच्चभूमि और लूनी बेसिन। फिर जब नागौरी उच्चभूमि को पढ़ेंगे तो इसके और भी उपभेद है, उनको भी चर्चा कर लेंगे। तो इसमें से हमने कुछ लिखा दिया था कि सबसे पहले बताओ मुझे, मरुस्थल को परिभाषित किसने किया था? अबुल बिले ने किया था। कब किया था? 1949 को। नेहा बताएगी मरुस्थल किसे कहते हैं। हाँ हाँ, कटीली झाड़ियाँ होती है। हाँ, दैनिक तापांतर क्या होता है? अधिक होता है, उच्च होता है। दैनिक तापांतर उच्च होने से तात्पर्य क्या है? जैसे रात के समय तो ठंड पड़ने लग जाती है और दिन के समय क्या होता है? तो ऐसे मतलब ताप में क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है दिल्ली वाला में। ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि इसका निर्माण का जो काल है वो कौन सा काल बताया गया है? प्लीस्टोसिन काल, प्लीस्टोसिन युग है। और महाकल्प कौन सा है? नियोजोइक। नियोजोइक को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका ढाल भी देख लिया था हमने, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है, मतलब ऐसे रहने वाला है इसका ढाल। ठीक है ना। अगर कोई भी दिशा देखते हैं हम, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होती, तो इसका ढाल ऐसे है। फिर इसका लिखा था हमने, इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। और उससे पहले लिख लिया था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है इसका? 61% है, ध्यान रखना। राजस्थान के क्षेत्रफल का 61% है। लेकिन अगर ऑल ओवर बात करें अगर हम, कि इसमें मरुस्थल का भाग कितना है, तो 58%। लेकिन किसका 58? ऑल ओवर जो मरुस्थल पाया जाता है उसका। क्योंकि मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है। ये थार का मरुस्थल है ना, 2 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान और भारत में। लिखिएगा, थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है। और दोनों देशों के नाम लिख लो। दो देश कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखना। अब लिखो, इस प्रदेश में, कौन से प्रदेश में? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश जो है ना, 4 भागों में बांट रखे हमने, तो 1 नंबर का जो पढ़ रहे हैं उसमें, इस प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 40% जनसंख्या निवास करती है। चालीस प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। लिख लिया। आपसे पूछा जाए कि जितने भी भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में निवास करती है? तो इसी में ही निवास करती है। लिखिएगा, इस प्रदेश में
राजस्थान की सर्वाधिक आबादी निवास करती है? लिखो। इस प्रदेश का विस्तार राजस्थान के 4 संभाग, राजस्थान के 4 संभाग और 16 जिलों में है। कितनों में है? 16 जिलों में है। 4 तो संभाग है और 16 जिले। सबसे पहले तो 4 संभाग के नाम लिखो आप। एक तो हो जाएगा बीकानेर संभाग। या तो एक काम कर सकते हैं, एक तरफ संभाग का नाम लिख लें, एक तरफ उसमें जो शामिल जिले हैं ना वो लिख लें। बीकानेर, और दूसरा लिखो जयपुर संभाग, तीसरा अजमेर संभाग, अजमेर संभाग, और चौथा जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग। बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग। अब देखो, इस थार उत्तर पश्चिमी मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, जिसमें हमने टोटल 61% क्षेत्र लिया राजस्थान का, उसमें राजस्थान के बीकानेर संभाग के कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो खुद बीकानेर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? एक तो खुद बीकानेर आ जाएगा, दूसरा गंगानगर आ जाएगा, तीसरा चूरू आ जाएगा, चौथा हनुमानगढ़ आ जाएगा ना। हनुमानगढ़। देखना 16 हो जाना चाहिए टोटल। जयपुर संभाग का लिखो झुंझुनू और सीकर। कौन सा आएगा? झुंझुनू और सीकर आ जाएगा। जयपुर नहीं आएगा, जयपुर खुद नहीं आएगा। अजमेर संभाग का कौन सा आएगा? नागौर। कौन सा आ जाएगा? नागौर। नागौर में से क्या निकला? डिडवाना, कुचामन, और तीसरा ब्यावर। पाली वाला क्षेत्र आ गया ना, ब्यावर। लिख लिया? जोधपुर में लिखो जोधपुर खुद। जोधपुर आ जाएगा। मतलब संभाग में आने वाले जिले नहीं लिख रहे, हम ये लिख रहे हैं कि मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, मरुस्थल फैला हुआ जो, या इस क्षेत्र में किसको शामिल कर रखा है? जोधपुर को। और जोधपुर में से क्या निकला? फलोदी निकला है, पाली, पाली भी आ जाएगा इसमें। लिख लिया? जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और फिर बालू भाई को भी ले लो, बालोतरा। बाड़मेर और बालोतरा। कितने हो गए? 16 तो नहीं होंगे, नहीं होंगे 100%, मुझे पता है ना। जालोर, जालोर। 4 तो बीकानेर संभाग के आते हैं इसमें, 2 किसके आते हैं? जयपुर संभाग के, और 3 किसके आते हैं? अजमेर संभाग के, और बाकी जो भी बच गए वो किसके हैं? जोधपुर के। कितने हैं? 2 4 6 7, 7 आ रहे हैं। लिखिएगा। ये तो बात होगी इसका विस्तार की। तो विस्तार कहाँ कहाँ है इसका? 4 संभाग और 16 जिले, ध्यान रखना।
यहाँ की वनस्पति कैसी है, तो लिखो वनस्पति से पहले जलवायु लिख लो। जलवायु देखो, मैं फिर बता देता हूँ आपको एक बार। हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश। इसमें से जो भी विशेषता मैं बता रहा हूं आपको, ये किसके बारे में बता रहा हूं? ये वाला जो क्षेत्र है, नहीं ये वाला, इसके बारे में बता रहा हूं, ध्यान रखना। पूरा ये क्षेत्र है। अब लिखे आप जलवायु। जलवायु में लिखो यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क व अत्यधिक विषम। कैसी है? शुष्क व अत्यधिक विषम। और वैसे हम देखे कोपेन वगैरह का नियम पढ़े ना हमने, उनके अनुसार देखे तो शुष्क और अर्ध शुष्क, वो BWHW BSHW वो पाई जाती है, वो उसके अनुसार भी लिख लो। शुष्क है, शुष्क को क्या लिखोगे? BWHW BWHW। और अर्ध शुष्क भी पाई जाती है इस क्षेत्र में, BSHW BSHW, इसको अर्ध शुष्क कहते हैं। आगे जलवायु में काम आएगा भौतिक विभाजन, लिख लो इसको। शुष्क में तो BWHW और अर्ध शुष्क में BSHW। लिख लिया? तो यहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है? BWHW या BSHW। वनस्पति लिखे आप, वनस्पति उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार, शुष्क कांटेदार, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति। कई जगह मरुद्भिद वनस्पति भी मिल सकता है आपको, नाम क्या मिल सकता है? मरुद्भिद वनस्पति भी कहते हैं इसको, या फिर इसको जीरो फाइट वनस्पति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे पढ़ेंगे हम ये चैप्टर क्या होते हैं ये सब। जीरो फाइट वनस्पति। तो यहाँ पे मरुद्भिद वनस्पति लिख लें आप, चाहे उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति लिख लो। जलवायु लिख लिया आपने और वनस्पति लिख लिया ना, कौन सी वनस्पति पाई जाती है लिख लिया। मिट्टी लिखो, मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? अब आप लोगों को तो आता है ये सब, आता है तो फिर बार बार पढ़ा करो इनको। मिट्टी बताओ कौन सी पाई जाती है? लिखो, रेतीली बलुई मिट्टी लिख लो भैया, चलो। रेतीली बलुई मिट्टी। लेकिन आपको पता है यहाँ पे दो क्षेत्र है, दो भागों में बांटते हैं आगे हम इसको। एक तो शुष्क में बांटते हैं और एक अर्ध शुष्क में। सब जगह रेत नहीं है। हाँ, तो शुष्क क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं एरिडोसोल्स। क्या बोलते हैं? एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स। और अर्ध शुष्क में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं एंटीसोल।
क्या बोलते हैं? एंटीसोल्स। तो एंटीसोल और एरिडोसोल्स, दो टाइप की यहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और सामान्य मिट्टी का नाम पूछ लिया जाए तो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, वो सामान्य मिट्टी होगी, और ये वैज्ञानिक दृष्टि से इनका नाम है। लिख लिया? लिखिएगा। ये किसका अवशेष है? तो लिखो अवशेष। अवशेष, तैतीस सागर का। विद्यार्थियों, सामान्यतः यहाँ जो वर्षा होती है वो 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है इस क्षेत्र में। 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है। हाँ, किसी किसी है। और तो ऑल ओवर तो पढ़ रहा हूँ मैं। मैंने विभाजन थोड़ी किया, शुष्क और अर्ध शुष्क में तो बांटा ही नहीं ना अभी तक। ऑल ओवर तो बता रहा हूँ अभी तक। फिर बांटेंगे इसको दो भागों में, तो अभी तो पूरे के बारे में बता रहा हूँ। फिर इसके दो भाग बांटेंगे, जिसमें 0 से 25 रहेगी और 25 से 50 रहने वाली है। शुष्क और अर्ध शुष्क दो भागों में वर्षा के आधार पर विभाजन किया जाएगा। अभी तो हम कॉमन बातें बता रहे हैं। अगला फैक्ट लिखो। वर्षा लिख लिया आपने? तापमान लिखो, तापमान ना 20 से 50 सेंटीमीटर। तापमान लिखो। गर्मियों में 49 डिग्री। गर्मियों में कितना है? 49 तक पहुंच जाता है विद्यार्थी। हाँ, गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और सर्दियों में -3। सर्दियों में कितना पहुंच जाता है? इस क्षेत्र में, ऑल ओवर क्षेत्र की बात करें तो -3 तक भी पहुंच जाता है। लिखिएगा। नहीं, अभी 37 बता रहे थे ना आप लोग। अब बढ़ गया? हटा को नहीं है, ऑल ओवर को होगा। लिखो। थार मरुस्थल में औसत तापमान, थार मरुस्थल का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना? 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन ये जो तापमान है ना, ये वार्षिक वाला है। कौन सा वाला है? वार्षिक। साल भर का अगर औसत तापमान निकाले थार का, तो कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। और डेली का, दैनिक अगर देखते हैं तो वो तो अलग अलग आता है फिर, है ना। लिख लिया? फसल कौन कौन सी होती है यहाँ पर? ग्वार, बाजरा, मोठ, मुख्य रूप से तो ये होती है। लिखो फसल। ग्वार, ग्वार भी हो जाता है किधर? बाजरा। ग्वार तो बहुत महंगा बिकता है। ग्वार, बाजरा, मोठ। ग्वार, बाजरा और मोठ। ग्वार क्या होता है? शायद जानवरों को खिलाते हैं। और तो क्या काम आता होगा? बीज तो बिक, हाँ तो कहीं ना कहीं यूज होता होगा। बाकी, बाकी सामान्यतः जो ग्वार है ना, उसका जब वो हरा रहता है तो जानवरों को खिला सकते हैं डायरेक्ट काट के। और जब पक जाती है, उसमें फली वगैरह आती है, और उसको जड़ाने के बाद मतलब उसके जो बीज निकलते हैं ना, बाद में उसको तो हमारे तो क्या यूज लेते हैं, जानवरों को खिलाने में यूज लेते हैं। हाँ, आटा मतलब इसका बाटा बनाने में के लिए। पशुओं का जो बाटा होता है ना, पशुओं को जो खिलाते हैं, पोषक पदार्थ होता है एक प्रकार से वो। जैसे हम दाल खाते हैं ना, दाल, वैसे पशुओं को हम क्या खिलाते हैं? बाटा खिलाते हैं उसका बना के।
लिख लिया? लिखो, इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष, इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्षों के नाम लिखो, वृक्ष। प्रमुख वृक्षों के नाम लिखिएगा। रोहिड़ा, रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल, केर, कैक्टस, थोर, फोग, और डॉट डॉट कर दो, इसके अलावा और भी पाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो मुख्य रूप से खनिज पाया जाता है इस क्षेत्र में, वो खनिज के नाम भी लिख लो। खनिज, खनिज में लिखो पेट्रोलियम गैस, ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन। इनके अलावा और भी खनिज मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये खनिज मिलते हैं। लाइमस्टोन लिख लिया, जिप्सम लिख लिया, लिग्नाइट लिख लिया, पेट्रोल लिख लिया, और प्राकृतिक गैस लिख लिया। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है, वो दो ही प्रमुख नदियां हैं, एक तो घग्गर नदी और एक लूनी नदी। लिखिएगा, प्रमुख नदियां, घग्गर और लूनी। लिख लिया? इस क्षेत्र की प्रमुख नहर है IGNP, लिखो, प्रमुख नहर इंदिरा गांधी नहर। लिख लिया? लिखो, ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। यह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो, जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं दुनिया में, उन सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। राजस्थान में देखें ना, अगर राजस्थान के जो 4 भौतिक भागों में हमने विभाजन किया है इसका, तब तो सबसे कम इसका जनसंख्या घनत्व है। लेकिन ऑल ओवर दुनिया के जो मरुस्थल देखें, तो उनमें थार का जो मरुस्थल है, उसका जन घनत्व सर्वाधिक होता है, 103 प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिएगा, थार का मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में, वापस बोलना, हाँ, जन घनत्व विश्व के मरुस्थलों की तुलना में, विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक है। अगला फैक्ट लिखो, 25 सेंटीमीटर वर्षा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। तो मरुस्थल को दो भागों में
विभाजित करने का काम दो भागों में विभाजित करने का काम कौन करती? 25 सेंटीमीटर समरेखा करती है। ठीक है, और ये आगे दो भाग कौन कौन से हैं इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। ठीक है ना।